हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बढ़िया होंगे। और कल आपने अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर वो कल तो बहुत सिंपल से टॉपिक थे अभी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, मॉडल बताए थे मैंने आपको तीन चार कौन कौन से में पढ़ने हैं। वो सब मैंने बेसिक से टॉपिक आपको बताए थे, है ना। आज हम थोड़ा सा आगे टॉपिक पढ़ते हैं और कल आपको मैंने कहा था कि अब जो आगे टॉपिक स्टार्ट होंगे आपके वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ, हालांकि उसको समझाऊंगा बाद में धीरे धीरे। बट हम क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं टॉपिक का नाम कम से कम पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, किसकी तरफ हम जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो टॉपिक का जो हमारा नाम है आज का टॉपिक का हमारा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, क्यों इनका यूज है इस चैप्टर के अंदर, वो सब बातें हमें सीखनी है। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज पता की है किसी भी डिवाइस के हेल्प से, तो उसमें लाइट का हमने बहुत यूज किया है। विदाउट लाइट हम इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। तो हमने आगे आपके जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे देखिएगा, आप वहां देखिएगा कि हम वहां लाइट यूज कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो हमने लाइट को यूज किया और लाइट की हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन पता की है। उनकी स्पीड क्या होगी, उनकी पोजीशन क्या होगी एटम के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें, उनकी डिस्टेंस कितनी होगी न्यूक्लियस से, वो सब बातें। तो वो सब बातें कैलकुलेट करने के लिए लाइट को बहुत ज्यादा यूज किया है। ठीक है, और वो जो लाइट हम यूज कर रहे हैं वो लाइट आपकी एक्चुअल में क्या है, वो लाइट एक्चुअल में रेडिएशन है। ठीक है ना। और वो कैसी रेडिएशन है आपकी, वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझना है तो हमें थोड़ा सा लाइट के बिहेवियर को समझना होगा। भाई लाइट ऐसा क्या करती है कि वो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन हमें आसानी से दे देती है। लाइट के अंदर कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन से मिलती होगी, दोनों की प्रॉपर्टी में कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, तभी लाइट इलेक्ट्रॉन के साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर सकता है और वहां से हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उसकी लाके देता है। ठीक है, इसलिए हम पहले लाइट के बारे में समझेंगे, लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे क्या होता है, और उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, देखिए भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने के लिए आपको वेव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आपकी एक तरीके की वेव ही है। ठीक है, अब वेव क्या होती है, वेव आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। वेव क्या है आपकी, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, जो पार्टिकल से बाहर निकलती है, पार्टिकल नॉर्मल से कोई पार्टिकल उसको बाहर निकालेगा। जब पार्टिकल मोशन में होता है ऊपर या नीचे या किसी तरह के मोशन में जब वो होता है, वाइब्रेशन करता है, तो उस टाइम पर क्या निकलता है, उससे एनर्जी निकलती है। किसकी फॉर्म में निकलती है, वेव्स की फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये पानी का तालाब है, ये पानी का तालाब है, ये पानी भरा हुआ है और आप यहाँ किनारे बैठे हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पत्थर फेंकते हो। पत्थर फेंकते हो तो पत्थर फेंकने से क्या होता है, पत्थर फेंक जैसे आपने यहाँ पत्थर फेंका तो उससे क्या होगा, उससे ऐसे ऐसे करके इसके अंदर से लहरें बनेंगी ना, तो धीरे धीरे ऐसे होती जाएंगी। ये क्या है, ये वेव है। क्यों आई वेव, क्योंकि आपने वाटर को डिस्टर्ब कर दिया, उसके पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुआ, डिस्टर्बेंस की वजह से वो लहरें बन गई। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर ये है, अभी अगर पानी ना होता तो लहरें ना बनती। मतलब उन लहरों ने मूवमेंट क्यों की, उन लहरों ने मूवमेंट की क्योंकि यहां पर इसके आसपास वाटर के पार्टिकल्स थे, मटेरियल था। तो ऐसी वेव जिनको मूवमेंट करने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़े, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। वो हमें अभी नहीं पढ़नी है भाई। जिन वेव्स को मूवमेंट करने के लिए, जिस एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, किसी पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो हमें मैकेनिकल वेव नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब ऐसी रेडिएशंस जिनको मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम, तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, ये भी वेव ही है, ये भी वेव ही है, लेकिन कैसी वेव है, जिनको मूवमेंट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि सनलाइट, है ना। सनलाइट कैसे, तो वैसे सनलाइट कैसे, देखो भाई सनलाइट जब अर्थ पे आ रही है तो सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, स्पेस के अंदर तो कोई एयर वगैरह नहीं है ना, कोई मीडियम नहीं है, उसके बावजूद लाइट जो है हमारी वो अर्थ पे अपने आप पहुंच जाती है। इसका मतलब जो लाइट आ रही है वो विदाउट एनी मीडियम आ रही है, उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है।
और अगर किसी मीडियम की जरूरत नहीं है तो वो बहुत आसानी से अर्थ पे आ गई, तो ऐसी वेव को क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या है, दिस इज अ वेव या फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विदाउट एनी मीडियम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन समझ में आई क्या होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे करते हैं। देखिए भाई, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए सबसे पहली मैं थोड़ी सी दिखा देता हूं आपको। देखिए होता क्या है, इन वेव्स के अंदर क्या होता है, इन वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। दोनों तरह की वेव्स इसके अंदर, एनर्जी इसके अंदर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने वाली भी और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाली। मतलब इसके अंदर दोनों तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। दे कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, और जो ये दोनों तरह के कंपोनेंट होते हैं हमारे, जो दो तरह की वेव्स होती है हमारी, दोनों वेव्स मिलकर रेडिएशन बनती है, वो हमारी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और साथ में जिस डायरेक्शन में रेडिएशन जा रही हैं उन डायरेक्शंस के भी परपेंडिकुलर होती हैं एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिस तरफ बढ़ रही है आगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको शो कर दूं, अगर थोड़ा सा कोशिश करूंगा समझाने की मैं, अगर इसमें दिखा पाऊं तो देखिए ऐसे है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह की वेव्स बनती हैं। एक तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसको हम अगर हम बेसिकली इसको ऐसे मान लें कि भाई ये यहाँ पर ऐसे जेड एक्सिस है। ठीक है, तो तीन एक्सिस आपके हो गए, एक्स वाई और जेड। छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक्स हो गया। अब इसमें होता क्या है, देखिए होता ये है, अगर मैं इसको हाथ से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, आई थिंक मैं दिखा पाऊंगा। मार्कर को हम पॉकेट में डाल देते हैं। अरे भैया तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। देखिए भाई होता क्या है, होता ये है कि देखिए जैसे ये हमारा एक एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया इसका वाई एक्सिस, जेड हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे मान लीजिए भाई ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, वेव्स यहां जा रही हैं। अब होता क्या है कि एक वेव तो ऐसे बनती है इसमें, वाई वाले में, ठीक है, इसमें बनती है इस तरीके से, एक वेव इसमें बनती है इस तरीके से। ठीक है, दो वेव हो गई, एक वेव तो इसमें इस वाले में, इस जो हाथ दिख रहा है आपको, दूसरी वेव कहां बनती है, नीचे वाले में, इस वाले में, इस प्लेन में जो आ रही है। ठीक है, और ये दोनों वेव कहां जा रही हैं, दोनों वेव आगे आ रही हैं। डायरेक्शन क्या है, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, लेकिन आ किस तरफ रही है, जेड एक्सिस में। तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं। यानी अगर मैं आपको मार्कर के से दिखाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और ये आपका यहां जेड है। ठीक है, इस तरीके से है कि ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो जो आपकी इसमें वेव्स बनती हैं, एक वेव तो इसके लोंग ऐसे बनती है, एक वेव इसके लोंग बनती है, और ये दोनों वेव इस डायरेक्शन में आ रही हैं। ठीक है, तो यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और दोनों मूव किस तरफ कर रही है, इन दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर कर रही है। ठीक है, तो यही इसको आपको मैंने शो करना था। क्लियर हो गया, चलिए जी। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी देखिए दूसरी प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, क्योंकि लाइट है तो लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करेंगी, तो दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और देखिए क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ऐसी रेडिएशंस को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तीसरा अभी बताया था मैंने आपको कि इन रेडिएशंस को मूवमेंट करने के लिए किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो दे डू नॉट रिक्वायर any kind of material for the
मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मूवमेंट फॉर द मूवमेंट, ठीक है, अपनी मूवमेंट करने के लिए इसको किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब ऐसी देखिए, लाइट के अंदर कोई एक ही तरह की वेव नहीं होती है, अलग अलग तरह की रेडिएशंस होती हैं। वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है कई तरह का ग्रुप है रेडिएशंस का, उसमें बहुत सारी रेडिएशंस होती है। तो वो कौन कौन सी रेडिएशंस होती है वही आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी ऐसी रेडिएशंस होती है जो जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनी है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हो सकती है देखिए आपकी, कॉस्मिक रे हमारे आती हैं, कॉस्मिक रे, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होती है। इसके अलावा गामा रे, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होती है। इसके अलावा एक्स रे, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आती है। इसके अलावा यूवी रे, ये तो सुनिए ना हमने, यूवी रेज, ये हमारी लाइट के अंदर हो सकती हैं। इसके अलावा विजिबल रेज तो हमारे पास होती हैं, इसकी वजह से तुम देख पाते हैं, तो विजिबल रेज भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे, ठीक है, इंफ्रारेड रे ये हमारी बॉडी से निकलती है भाई बहुत थोड़ी थोड़ी, और कुछ जानवर जो है वो इंफ्रारेड रेज के अंदर देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं लेकिन कुछ जानवर देख सकते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड रे हो गई हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोवेव रे, सॉरी रेडियो वेव, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास अलग अलग तरह की बहुत सारी वेव्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं, और इन्हीं वेव्स के से मिलकर क्या बनती है, इन्हीं वेव से मिलकर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बनती है, ठीक है। अच्छा जी, तो माइक्रोवेव रे भी होती है वैसे, एक माइक्रोवेव, ठीक। तो अलग अलग तरह की आपकी वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर हो सकती हैं। कॉस्मिक रे, एक्स रे, वो उनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, हाई कितनी, किसकी एनर्जी कितनी है, हाई है कि लो है, तो एनर्जी वाइज सबकी अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, अब वेव से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपका वेव से रिलेटेड टॉपिक से न्यूमेरिकल आ जाता है। क्या क्या आ सकता है देखिए, सबसे पहला वेव से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं न्यू, न्यू बोलते हैं, न्यू सुन रहे हैं ना आप, वी की तरह दिखता है ये न्यू। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है, बात समझ में आनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती क्या है। अब फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर हम ये पता कर लें कि भाई किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट से मान लीजिए मैंने वो वाटर का एग्जांपल दिया था कि भाई ये वाटर था, उसने यहां पत्थर फेंका और यहां से वेव, देखिए वेव फ्रीक्वेंसी दोनों तरह की वेव की होती है, मैकेनिकल की फ्रीक्वेंसी तो हर वेव की होगी, जैसे वो कैसी वेव हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, किसी तरह की भी वेव हो, तो फ्रीक्वेंसी तो हर वेव की होती है। तो मान लीजिए कि यहां से उसने पत्थर फेंका और यहां से वेव बननी स्टार्ट हुई, यहां मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, मैं चेक करता हूं कि इस पॉइंट पर कितनी वेव गुजरती है एक सेकंड में, तो एक सेकंड में जितनी वेव यहां से गुजरी किसी पॉइंट पर, एक सेकंड में जितनी वेव गुजर जाती हैं उस पॉइंट को पास करती हैं, उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर ज्यादा वेव पास करेंगी तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, अगर कम वेव पास करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। तो यही आपको समझाना है कि द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू, अब नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं है, नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं है, लेकिन सेकंड तो है, तो इसकी यूनिट क्या बननी चाहिए, यूनिट क्या बननी चाहिए फ्रीक्वेंसी की, पर सेकंड, यही होगी। और क्या हो सकती है यूनिट की फ्रीक्वेंसी की, जो फ्रीक्वेंसी की हम और यूनिट जो बढ़िया वाली यूज करते हैं, देखिए एक तो होती है साइकिल पर सेकंड, एक्चुअल में क्या होगा साइकिल पर सेकंड बोलेंगे इसको, साइकिल पर सेकंड,
ठीक है, बट पर सेकंड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या यही हमारी इक्वल होती है हर्ट्ज के, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसीज को हम हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, हर्ट्ज हो गया, किलो हर्ट्ज हो गया, मेगा हर्ट्ज हो गया, तो वो सब क्या होती है आपकी, वो आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट, लेकिन मेनली आपको तो हर्ट्ज में मिलेगी या साइकिल पर सेकंड में मिलेगी। ठीक है, कितने साइकिल्स पर सेकंड में गए हैं, 5 गए हैं, 10 गए हैं, 15 गए हैं। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होगी जो वेव के साथ हमेशा जुड़ी होती है, जिससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए, कंसेप्ट भी आना चाहिए, इस साइड कंसेप्ट भी आपका आएगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पढ़ने के बाद एक चीज और है जो वेव से जुड़ी होती है, और वो है वेव की लेंथ। एक वेव की लेंथ, तो उसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। ठीक है, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये वर्ड्स आगे यूज करने हैं हमने पूरे चैप्टर में, इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए इनका मतलब क्या होता है। तो वेवलेंथ का वर्ड होता है लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ क्या है हमारी, लैम्डा से नोट कर देखो, लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा। ठीक है, होती क्या है देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक वेव बनती है इस तरीके से। देखिए भाई, जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो पॉजिटिव साइड है वाई एक्सिस के, ये वाला, इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। पता ना, इतना तो फिजिक्स 10th में पढ़ के आते हैं फिजिक्स में आप, वेव एंड ऑसिलेशन। और जो नीचे वाला आपका हिस्सा उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो कह रहा है कि दो कंज्यूकेटिव क्रस्ट, ये कंज्यूकेटिव, इसके बाद डायरेक्ट यही है ना, तो दो कंज्यूकेटिव क्रस्ट के बीच की जो लेंथ डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रस्ट बोलते हैं, सॉरी वेवलेंथ बोलते हैं। दो कंज्यूकेटिव क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। सेम बात आप यहां बोल सकते हो कि दो कंज्यूकेटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, उसको भी हम वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखोगे आप कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूकेटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, अच्छा मैंने आपको कल एक नंबर के लिए बोला था, व्हाट्सएप नंबर के लिए, अगर आपको डाउट्स पहले तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये है। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और अपने डाउट जो है वो ले सकते हो। क्लियर हो गया, तो इस व्हाट्सएप नंबर को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, तो वेवलेंथ में आ गया कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूगेटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब वेवलेंथ है नॉर्मल सी डिस्टेंस किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में या मीटर में। तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी, ये तो सेंटीमीटर होगी, बट एक्चुअल में तो डिस्टेंस बहुत कम होती है भाई, तो सेंटीमीटर की बजाय हम और छोटी यूनिट यूज करते हैं, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से आपका होता है पिकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो ये कुछ यूनिट्स हो सकती हैं आपकी वेवलेंथ की, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, मीटर में भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होती है आपकी वेवलेंथ होती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान से देखिए भैया, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश करूंगा आपको मैं। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है यहां पर, ठीक है, ये कोई पॉइंट है यहां पर। अब एक तो वेव बनती है ऐसे, ऐसे, ठीक है, यहां से यहां तक की एक वेव होती है, यहां से यहां तक की एक वेव होती है, और एक वेव बनती है ऐसे, छोटी वाली, मतलब इसकी डिस्टेंस जो है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ कम है ना। अब देखिए, ये अगर छोटी छोटी बन रही हैं तो एक सेकंड में ये तो एक भी पूरी नहीं कर पाई, और ये एक सेकंड में शायद दो वेव चली जाएं। एक सेकंड में ये तो पूरी एक वेव भी नहीं हो पाई, लेकिन ये वाली शायद 2 या 3 वेव इसको पास कर जाएं। क्या मतलब दिख रहा है हमें भाई, एक सेकंड में जो वेव पास करती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर देखो लेंथ कम है दोनों के बीच की तो ज्यादा ज्यादा पास कर गई, अगर लेंथ ज्यादा थी तो एक ही पास कर पाई। इसका मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी वेव की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, मतलब वो कम कम ही वेव है जो पॉइंट को पास कर पाएंगी। और अगर वेवलेंथ कम कर दूंगा तो ज्यादा वेव है जो पॉइंट को पास करेंगी। यानी यहां से हमें ये दिखता है कि फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई कि फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है भाई, दैट इज सी, एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लाइट की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक तरीके से, कि लाइट उसकी तो कांस्टेंट है ना, तो जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी वेव फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका होता है। चलिए जी, ये हमने सेकंड डेफिनेशन सीख ली। अच्छा, एक वर्ड के बारे में यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है वेव का? जो मैक्सिमम हाइट है क्रस्ट की या ट्रफ की किसी वेव के लिए, किसी वेव की जो मैक्सिमम हाइट है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है भाई, ये उसकी मैक्सिमम डेप्थ है। तो जो मैक्सिमम हाइट है या मैक्सिमम डेप्थ है क्रस्ट या ट्रफ की, उसको बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम हाइट और डेप्थ ऑफ क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, उसको क्या बोलते हैं? उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं? ठीक है जी, ये डेफिनेशन भी होगी एम्पलीट्यूड की और वेवलेंथ की भी। एक दो डेफिनेशन हो रहेगी बस हमारे पास, उसके बाद बाकी हम देखते हैं बाद में। देखिए भाई, ऐसी एक डेफिनेशन होती है हमारे पास, वेव नंबर। वेव नंबर, ठीक है, क्या होती है? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होती है? बिल्कुल बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि वेवलेंथ पर एक तरीके से डिपेंड करता है। वेवलेंथ का बिल्कुल एक तरीके से रेसिप्रोकल होता है कि वेव नंबर क्या होता है। देखिए वेव नंबर क्या होता है, ध्यान से देखिए कि मान लीजिए ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की, इसमें 1 2 और 3, हम 3 ही मान के चलते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं ये। तो एक यहां से 1, यहां से 2 और यहां से 3, 3 वेव बन रही हैं 1 सेंटीमीटर में। एक दूसरा है, डिस्टेंस वही 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, 5 वेव बन रही हैं। तो किसी गिवन यूनिट लेंथ के अंदर, 1 सेंटीमीटर को जरूरी नहीं है 1 मीटर ले सकते थे, नैनोमीटर ले सकते थे, किसी भी गिवन यूनिट लेंथ के अंदर जितनी वेव बन रही हैं उसे उसका वेव नंबर बोल देंगे। सिंपल सी बात है भाई। देखिए यहां वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो वेव क्या बन रही है? ज्यादा बन रही है। यहां वेवलेंथ ज्यादा है तो वेव क्या बन रही है? कम बन रही है। वेव नंबर को डिनोट करते हैं म्यू बार से, तो म्यू बार हमेशा इक्वल होता है 1/λ के। ठीक है, तो वेव नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन द गिवन यूनिट लेंथ is called its wave number and it is reciprocal of the wavelength। अच्छा ध्यान से देखिए, अब म्यू क्या होता था? c/λ, तो न्यू इज इक्वल टू सी और न्यू बार लिख सकते हैं, क्योंकि 1/λ क्या होता है? न्यू के इक्वल, न्यू बार के इक्वल होता है। तो यहां से आपका रिलेशन ये भी आ गया, ये आ गया, समझ में आ गया। एक बिल्कुल लास्ट डेफिनेशन हमारी है, उसके बाद हमारा टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और फिर कल आपको मैं बहुत बढ़िया वाला टॉपिक कराऊंगा एक, इसको सुन के आपकी बाँछें खिल जाएंगी। बॉडी में बाँछें कहाँ होती है पता नहीं, बट खिल जाएंगी, है ना। क्या होता है देखिए, एक बिल्कुल लास्ट टाइम पीरियड डेफिनेशन, टाइम पीरियड, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या होता है वो देखिए, मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से कोई वेव पास हो रही है, ठीक है, एक वेव, उस एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगता है, उस एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगता है, उसे उसका टाइम पीरियड बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? पीरियड मतलब कितना टाइम लिया उसने, तो किसी एक वेव ने किसी पॉइंट से पास होने में जितना टाइम लिया है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, डिनोट करते हैं टी से। किससे? टी से। द टाइम टेकन फॉर द wave to pass through a point, उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। देखिए ध्यान से एक चीज ध्यान देखिए, ये बिल्कुल उल्टा हो गया फ्रीक्वेंसी का।
फ्रीक्वेंसी में कह रहे हैं कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स लगेंगी, या कह रहे हैं कि एक वेव्स को पास होने में कितना टाइम लगेगा, उल्टा हो गया ना। इसका मतलब टाइम पीरियड की यूनिट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड का सॉरी यूनिट क्या होगी, या तो होगी हर्ट्ज पर हर्ट्ज, ठीक है, या फिर सेकंड। टाइम तो लग रहा है, टाइम तो सेकंड में लेंगे, तो कितना टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशंस थी, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, ये सब बातें। तो आज हमने सीखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। कुछ और टॉपिक होगा तो मैं कल बताऊंगा आपको साथ में इसका, और फिर आगे टॉपिक करेंगे हम। आज के लिए इतना काफी है और बाकी करते हैं कल। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वो आपको ट्राई करना है। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।